वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे PL SQL में कर्सर्स। कर्सर्स क्या होते हैं? कर्सर वो पॉइंटर है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट एरिया पे पॉइंट कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट एरिया किसको बोलते हैं? जब भी हम एसक्यूएल की क्वेरीज रन करते हैं, जैसे कोई इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करने के कमांड्स हमने चलाए, तो जो एक कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे ये कंट्रोल, ये पूरा काम हो रहा होता है। जो नंबर ऑफ रोज इफेक्ट होती है हमारे क्वेरी से, वो जहाँ पे पॉइंट कर रही होती हैं, यानी जो अफेक्टेड रोज हैं उनको होल्ड करता है, जो उसको कॉन्टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। कर्सर का काम क्या है? इन्हीं रोज को होल्ड करना, जो रोज अफेक्टेड हुई हैं बाय एसक्यूएल के कमांड। और कमांड कौन कौन से कमांड्स हो सकते हैं? हमारे इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। इन कमांड्स की वजह से जो रोज इफेक्ट हुई हैं, और जो रोज इफेक्ट हुई हैं उनको कर्सर होल्ड करता है, और जब होल्ड करता है तो उन रोज को क्या बोलते हैं? हम एक्टिव सेट्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कर्सर्स पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, दो टाइप के कर्सर होते हैं हमारे। इम्प्लिसिट कर्सर क्या होते हैं? ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड कर्सर्स हैं जो कि, एक सेकेंड, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड कर्सर्स हैं जो प्रोग्रामर्स के कंट्रोल में नहीं होते, यानी जो क्वेरी कर रहा है उसके कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन जब भी हम एसक्यूएल में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरी लिखते हैं, तो वो इम्प्लिसिट कर्सर अपने आप उन रोज को होल्ड करता है जो इंसर्ट हो रही हो। जैसे अगर हमने इंसर्ट की क्वेरी करी है, तो जो रोज इंसर्ट होने वाली है उनको होल्ड करेगा इम्प्लिसिट कर्सर। या फिर अगर हमने अपडेट या डिलीट की क्वेरी चलाई है, तो जो कर्सर उन रोज को आइडेंटिफाई करेगा जो रो अफेक्टेड हुई हैं हमारी क्वेरी से। नेक्स्ट, ये एट्रीब्यूट्स हैं कुछ जिनको हम जो यूज मतलब जो हम यूज करते हैं कर्सर्स के केस में। कुछ हमें इनके फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि फाउंड जो है एट्रीब्यूट, वो क्या करता है? ट्रू रिटर्न करेगा जब कुछ हमारी क्वेरी के वजह से कुछ रो इफेक्टेड हुई है। जैसे हमने इंसर्ट की 4 रोज, तो वो 4 रोज फाउंड में मिलेंगी हमें। वो फाउंड होल्ड करके ट्रू रिटर्न करेगा, और उन रोज को का जितनी भी इफेक्टेड हुई है उनका रिकॉर्ड हमें फाउंड से मिलेगा। अगर कोई भी रो इंसर्ट नहीं हुई है, या फिर मान लो हमने कुछ अपडेट कमांड चलाया था और कोई कंडीशन दी थी कि जिनकी सैलरी 5000 से ऊपर है उनकी सैलरी में प्लस करना है, तो अगर 5000 से ऊपर किसी की सैलरी मिली ही नहीं, या जिसकी कम है उसको हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 5000 से लेस हमें मिली ही नहीं कोई, तो क्या होगा? उस केस में नॉट फाउंड क्या रिटर्न करेगा? सॉरी, फाउंड क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई रो ऐसी नहीं मिली जिसको हम चेंज करें। उसी का ऑपोजिट है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, अगर कोई रो नहीं मिली 500 से नीचे, 5000 से नीचे, तो नॉट फाउंड ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कोई रोज इफेक्ट नहीं होने वाली है। अगर मिल गई तो नॉट फाउंड फॉल्स रिटर्न करेगा। ये दोनों ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट क्या है? इज ओपन। इज ओपन हमेशा इम्प्लिसिट कर्सर के केस में फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट कर्सर जो होते हैं वो अपने आप से ऑटोमेटिकली हैंडल होते हैं। जैसे ही हम कोई डीएमएल या एसक्यूएल की सेलेक्ट की कोई क्वेरी लिखते हैं, तो इम्प्लिसिट कर्सर अपने आप ओपन होते हैं, और जैसे उसका काम खत्म हो जाता है वो क्लोज हो जाते हैं, ओपन स्टेट में कभी रहते नहीं। तो इसलिए हमेशा फॉल्स आएगा इम्प्लिसिट के केस में। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? ये ट्रू रिटर्न हो सकता है जब ओपन हो, मतलब उसको हम खुद से ओपन करते हैं, खुद क्लोज करते हैं, तो जब तक हमने क्लोज नहीं किया तब तक वो ओपन हो सकता है। रो काउंट क्या होता है? रो काउंट नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड जो हुई हैं वो हमें रिटर्न करता है इन केस ऑफ यही 3 क्वेरीज जो अभी हम देख रहे हैं, या फिर सेलेक्ट का कोई स्टेटमेंट, यानी कोई क्वेरी अगर हमने चलाई हो तो उसके केस में ये हमें रिटर्न करेगा कि क्या इफेक्ट हुआ है, रो का काउंट, कितनी रोज हैं ऐसी जो इफेक्टेड हुई हैं इन क्वेरीज के वजह से। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट कर्सर का। इम्प्लिसिट कर्सर वो जो ऑटोमेटिकली हमारे डीएमएल कमांड्स पे चलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल देखो। हम जानते हैं कि पीएलएसक्यूएल के जो कोड होते हैं उसको हम लिखने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक डिक्लेयर सेक्शन, उसके बाद आता है बिगिन, उसके बाद हम अपना कोड लिखते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन है यही हैंडल करते हैं, उसके बाद आता है एंड। तो यही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ लिखी है डिक्लेयर, उसके बाद बिगिन और एंड, ये आपका पीएलएसक्यूएल का पार्ट है। इसमें इम्प्लिसिट का क्या है? क्वेश्चन क्या था कि हमें टेबल अपडेट करनी थी, सैलरी इंक्रीज करके एम्प्लॉय की बाय 500, और उसी का रो काउंट लेना था कि कितनी रोज अफेक्टेड हुई। तो देखो कैसे कर रहे हैं ये हम। पहले हमने एक वेरिएबल लिया है टोटल रो,
जो कि नंबर टाइप का है और उसका साइज है 2। उसके बाद हमने अपना कोड बिगिन किया, एक क्वेरी लिखी जिसमें हम रोज को इफेक्ट करेंगे एसक्यूएल के। अभी मैंने बोला कि डीएमएल या सेलेक्ट की क्वेरी ही के ऊपर हम रो काउंट या कुछ ऐसा काउंट कर सकते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हम पीछे देख रहे थे। तो हमने एक अपडेट क्वेरी चलाई है, अपडेट एम्प्लॉय 1, ये टेबल नेम है, एम्प्लॉय 1 सेट सैलरी, यानी कि कॉलम है कोई सैलरी जिसमें सैलरी प्लस 500 कर दो, जहाँ पे एज 25 के बराबर या उससे कम हो, यानी 26 और उसके ऊपर का अगर मिलेगा डेटा तो उसमें एक भी रो ऐसी नहीं होगी जो चेंज हो। अगर उससे नीचे का डेटा मिला एज में तो ही सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट होगा। अब देखो, इफ एसक्यूएल नॉट फाउंड, अब ये ट्रू आया अगर, तो नॉट फाउंड मतलब एक भी रो चेंज नहीं की हमने, यानी कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं। तो अगर ये ट्रू आ गया तो क्या करेंगे, देन डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, ये पीएलएसक्यूएल के टाइम पे हम देख चुके हैं कि ये चीज यूज करते हैं। ये लाइन हम कब लिखते हैं, जब हमें आउटपुट लेना होता है, जैसे हम प्रिंटफ का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे डीबीएमएस को आउटपुट डॉट पुट लाइन है। ये हाँ, यहाँ क्या लिखा हमने, नो कस्टमर सेलेक्टेड, यानी ऑब्वियसली जब नॉट फाउंड ट्रू आया, यानी एक भी रो चेंज नहीं हुई, तो आउटपुट पे क्या आएगा, नो कस्टमर सेलेक्टेड। अगर ऐसा नहीं हुआ अगर, तो एल्स में क्या है, अगर फाउंड ट्रू आ गया, अगर नॉट फाउंड नहीं हो वो ट्रू आया तो कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। ऑपोजिट क्या है, फाउंड ट्रू आ गया, तो फाउंड ट्रू आया यानी कि कुछ चेंजेस हुए हैं। तो क्या करना है, देन जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था उसमें टोटल रो, वही वेरिएबल में हम अपने रो काउंट को पुट कर लेंगे। यानी रो काउंट क्या करता है, रो रिटर्न करता है जितनी चेंज हुई है। तो मान लो 5 6 जो भी रोज में चेंजेस हुए जिसमें हमने 500 का इंक्रीमेंट किया है, उसको हमने इस वेरिएबल में ले लिया। इस वेरिएबल में मान लो अभी 5 आ गया, उसके बाद हमने डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन से टोटल रो, ये क्या थी 5 लिया अगर हमने, तो 5 कस्टमर सेलेक्टेड। उसके बाद हमने लूप एंड किया और ये अपना पीएलएसक्यूएल का जो ये एंड है वो एंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इनके एग्जाम्पल में 6 कस्टमर सेलेक्टेड, तो ये पीएलएसक्यूएल का जो प्रोसीजर है वो आराम से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है, ये जो प्रोग्रामर है उसके कंट्रोल में नहीं होता। ये हम प्रोग्रामर के थ्रू डिफाइन किया जाता है। इम्प्लिसिट जैसे प्रोग्रामर की कंट्रोल में नहीं था, ऑटोमेटिकली हो रहा था, वैसा नहीं होता ये। हम क्या करते हैं इसमें, कंट्रोल जो कंटेक्स्ट एरिया है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कंटेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कोड, उसके ऊपर अगर हमें कंट्रोल गेन करना है तो हमें हेल्प करते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। ये डिक्लेयर सेक्शन जो होता है पीएलएसक्यूएल का, अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि यहाँ डिक्लेयर सेक्शन होता है, उसके बाद बिगिन और एंड होता है। तो डिक्लेयर सेक्शन में जाके हम इसको डिक्लेयर करते हैं कर्सर्स को, उसके बाद हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं और अपना काम आगे फर्दर करते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है कर्सर को डिफाइन करने का, सबसे पहले आप लिखोगे कर्सर, कीवर्ड है, उसके बाद कर्सर का नाम, फिर इस भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी, ये क्वेरी क्या करेगी, कुछ रोज लाके कर्सर में पुट करेगी। तो उस एग्जाम्पल को देखो, पहले ये देख लो, ये 4 टाइप मतलब 4 स्टेप्स हैं जिससे हम कर्सर को क्रिएट करके उससे काम करते हैं। जैसे हम पीएलएसक्यूएल में देख रहे थे वैसे ही कर्सर में क्या है, डिक्लेयर, ओपन, फेच और क्लोज। डिक्लेयर में हम कर्सर को डिक्लेयर करेंगे, ओपन में ओपन लिख के कर्सर का नाम लिख के उसको ओपन करेंगे, फिर फेच कर्सर नेम इनटू पीएलएसक्यूएल वेरिएबल। डिक्लेयर सेक्शन में कोई पीएलएसक्यूएल का वेरिएबल लिया होगा हमने एबीसीडी एक्सवाईजेड, उसमें हम कर्सर का जो भी डेटा हमने कर्सर में सेलेक्ट से लिया है, पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट की क्वेरी, जैसे यहाँ पे है ना सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट से हम कर्सर में, जैसे मान लो C1 हमारा कर्सर है, तो कर्सर में कुछ रोज कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद उस कर्सर में से फेच करके किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। तो अब इस वेरिएबल में हमारे पास एक से ज्यादा रोज आ जाती हैं जिससे हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं अपने किसी भी काम को करने के लिए। ये एक्सप्लिसिट कर्सर का काम है हमारा, जो भी ओवरऑल हम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम कर्सर को क्लोज कर देते हैं। अब देखो आगे क्या एग्जाम्पल से समझो इसको। ये डिक्लेयर, ये आप कह लो या तो पीएलएसक्यूएल में भी डिक्लेयर फर्स्ट पार्ट था और कर्सर का भी डिक्लेयर, तो सेम ही डिक्लेयर पार्ट है ये। इसमें हमने कर्सर जो हम यहाँ देख रहे थे ना, कर्सर कर्सर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं कर्सर का नाम, फिर इज सेलेक्ट स्टेटमेंट, यही हमने देखा था अभी। तो नेक्स्ट पार्ट में भी वही है, कर्सर कीवर्ड है, उसके बाद कर्सर का नाम है ये C1,
इज और फिर ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें दो रोज ली हैं हमने, एक एम्प्लॉय का नंबर एक एम्प्लॉय का नेम। अब ये तो हो गई एम्प्लॉय टेबल। इसमें से हमने क्या किया, कर्सर में ये सारा कुछ उठा के डाल दिया, तो जो भी एम्प्लॉय टेबल का पार्ट था वो अब हमने किस में पुट कर लिया, C1, तो हमारी C1 है ये। उसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक वी एम्प्लॉय नंबर एक वी एम्प्लॉय नेम, और टाइप कास्ट किया इसका एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है उसी टाइप का ये वाला वेरिएबल ले लिया। एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नेम है उस टाइप का हमने एम्प्लॉय नेम ले लिया। अब हमने बिगिन किया, यानी कोड लिखना PLSQL का। उसमें आके हम यहाँ इसके अंदर हम ओपन फेच और क्लोज करेंगे कर्सर को। किसमें, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपका PLSQL का है, और इसी के अंदर हम ये तीनों काम कर रहे हैं कर्सर के। फर्स्ट ओपन किया, मैंने आपके इजीनेस के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये चारों डिक्लेयर ओपन फेच और क्लोज कहाँ कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। उसके बाद हम कर्सर C1 को ओपन करेंगे, लूप में फेच करेंगे C1 को, C1 से डेटा, और कहाँ पुट करेंगे, दोनों वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं। यानी अब हमारा वी एम्प्लॉय नंबर और वी नेम, ऐसे यहाँ से चार रोज हैं अगर, तो ये एक एक करके लूप में पुट होती जाएंगी, यहाँ से फेच और यहाँ कॉपी होती जाएंगी। ये चारों रोज कॉपी हो गई। उसके बाद क्या होगा, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड ट्रू। नॉट फाउंड तब होगा जब ये चार रोज फिनिश हो गई, तो अब क्या होगा, एग्जिट कर लेंगे और ये आउटपुट लेके हम दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो वो हमारा कर्सर से जो भी डेटा हमने अपने वेरिएबल में लिया वो दिख जाएगा। लूप को एंड किया, कर्सर क्लोज कर दिया और PLSQL का कोड क्लोज कर दिया। अब ये एंड क्लोज कर्सर से पहले कहीं पे भी अगर हम इज ओपन चेक करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, क्योंकि अभी तक हमने क्लोज नहीं किया है, तो एक्सप्लिसिट में ट्रू रिटर्न कर सकता है। ये क्लियर हो गया। ये एक और एग्जांपल है, सेम वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, देखो ये तीन वेरिएबल्स दिए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, एड्रेस, एक कर्सर सी कस्टमर लिया जो कि क्या इज सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, ये तीनों कॉलम सेलेक्ट किए और ये सी कस्टमर में पुट कर दिया। अब कोड बिगिन किया, कर्सर को ओपन किया, इसमें फेच किया कोड, इस सी कस्टमर से फेच किया और पुट कहाँ किया, इन तीनों वेरिएबल में, सी आई डी सी नेम सी एड्रेस। यहाँ देखो सी आई डी सी नेम सी एड्रेस यहाँ पुट कर दिया। जब कस्टमर सी कस्टमर जो कर्सर है हमारा वो नॉट फाउंड ट्रू देगा तो एग्जिट करेंगे। उन्हीं तीनों को हमने प्रिंट कर लिया, लूप को एंड किया, सी कस्टमर यानी कि कर्सर को क्लोज करा और PLSQL का कोड एंड कर दिया। ये एक और एग्जाम्पल था आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट, कर्सर की लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है, अभी जैसा हमने देखा ही हुआ है कि कर्सर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करेंगे। तो उसके बाद पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर, उसके बाद ओपन किया कर्सर को, कर्सर में से डेटा फेच किया, तब तक करते गए जब तक कि एम्प्टी नहीं हो गया। हर बार चेक करेंगे कि क्या रो फिनिश हो गई है। कैसे चेक करते हैं, इज नॉट फाउंड, या किससे हमने चेक किया है, यहाँ पे देखो नॉट फाउंड। हर बार हम यही चेक करते हैं कि जब तक नॉट फाउंड ट्रू नहीं आ जाता तब तक उसमें से फेच कर लो, ये हमारी कंडीशन है। तो किसी भी कंडीशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं। जब वो कंडीशन नो है तो फेच करते जाओ, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो गई यानी इज फाउंड नॉट फाउंड अगर ट्रू आ गया यानी कोई रो नहीं मिली, तो हम कहाँ चले आते हैं, फिर हम आके कर्सर को क्लोज कर देते हैं और जो भी हमने लिया था उसको डीएलोकेट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्सर। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगर देखेंगे। थैंक यू।